एवरीवन वेलकम टू री एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था हमने। एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी किया था और कैसे वो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन से उसका आंसर निकल आया था, मैंने दिखाया था आपको। आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन रिकमेंडेशन और इंडिया का क्या सीन है आईएलओ में और कन्वेंशन रिकमेंडेशन में डिफरेंस क्या होता है, ये हम देखेंगे इस पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ जैसे दिख रहा है आपको कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मेन 8 कोर कन्वेंशन है, जिन्हें फंडामेंटल और ह्यूमन राइट कन्वेंशन भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में हो सकता है फंडामेंटल और ह्यूमन राइट कन्वेंशन के नाम से आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो वो 8 कौन कौन से हैं? तो कन्वेंशन नंबर 29 जो बात करता है फोर्स्ड लेबर के बारे में, कन्वेंशन नंबर 100 जो बात करता है इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन, समान वेतन के बारे में, और कन्वेंशन नंबर 105 बात करता है अबोल्यूशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, खत्म करना है बंधुआ मजदूरी को। कन्वेंशन नंबर 111 डिस्कस करता है डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन, एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन में जहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करता है। और कन्वेंशन नंबर 138 डिस्कस करता है मिनिमम एज कन्वेंशन, ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए। और कन्वेंशन नंबर 182 डिस्कस करता है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन को कैसे ख़त्म करना है, इरेडिकेट करना है। इसके अलावा कन्वेंशन नंबर 87 और कन्वेंशन नंबर 98 ये डिस्कस करता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन, मतलब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ग्रुप की बात करता है, ट्रेड यूनियन की बात करता है। और कन्वेंशन नंबर 98 बात करता है राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इन 8 कन्वेंशन में जो इम्पोर्टेंट बात है कि इंडिया लास्ट के 2 कन्वेंशन 87 और 98 का रेटिफाई इंडिया ने किया ही नहीं है। ठीक है, देखिए सिग्नेटरी और रेटिफाई में डिफरेंस होता है। रेटिफाई लास्ट स्टेज है, जब आप लीगली उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हो अपनी कंट्री में, तब वो कहलाता है रेटिफाई। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया, साइन सब में किया हुआ है, सिग्नेटरी सबका है, लेकिन कन्वेंशन नंबर 87 और 98 का वो रेटिफाई इंडिया ने नहीं किया है। इसके अलावा अभी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कन्वेंशन नंबर 138 और 182 जो लेटेस्ट है, 2017 में इंडिया ने क्या किया, इसे रेटिफाई किया है इंडिया में। ठीक है, 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे रेटिफाई कर दिया है कन्वेंशन नंबर 138 और 182 को। 138 किस बारे में था? 138 था मिनिमम एज कन्वेंशन, मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मिनिमम एज फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब इंडिया में अगर आप बात करो, अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है तो वहाँ भी आपको पता है कि जो राइट टू एजुकेशन दिया हुआ है वो अप टू 14 ईयर तक के एज को दिया हुआ है। मतलब 14 ईयर तक के एज के जो बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते हैं किसी भी ऑक्यूपेशन में, एक्सेप्ट कुछ जो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया हो गया, टिकटॉक मान लो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी हार्ड या फोर्स्ड या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं करना जिससे उसके एजुकेशन पे प्रभाव पड़े। तो इंडिया में क्या है, 14 ईयर का एज रखा हुआ है लिमिट, तो इससे नीचे के बच्चे पढ़ेंगे और काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंडिया में मिनिमम एज क्या है, 14 ईयर है। कन्वेंशन नंबर 182 क्या है, पिनलाइज एंड प्रोहिबिट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, जो बुरा से बुरा जो फॉर्म है चाइल्ड लेबर का, उसे क्या करना है, रोकना है और पिनलाइज करना है, दंडित करना है, मतलब दंडनीय अपराधी बनाना है। अब वर्स्ट फॉर्म कौन कौन से हो सकते हैं? ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, प्रोस्टिट्यूशन, स्लेवरी, ये सारी चीज़ें क्या है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है। तो इन चीज़ों को रोकना और पिनलाइज करना। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कन्वेंशन जो होता है वो बाइंडिंग इन नेचर होता है। कन्वेंशन जो होता है वो बाइंडिंग इन नेचर होता है। अगर किसी कंट्री ने किसी कन्वेंशन को सिग्नेटरी होने के बाद जब वो रेटिफाई कर देता है ना, जब कोई कंट्री किसी कन्वेंशन को रेटिफाई कर देता है तब वो बाइंडिंग इन नेचर हो जाता है, तब उसे उस चीज़ को अपने कंट्री में इन्फोर्स करना ही पड़ता है। और जब वो बाइंडिंग हो जाता है, जब वो रेटिफाई कर देता है, तो हर 4 साल पे एक पीरियोडिकल रिपोर्ट देनी पड़ती है अपने कंट्री में उस कन्वेंशन की क्या प्रोग्रेस है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोहिबिट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर है, अगर इंडिया ने क्या किया है 182 कन्वेंशन जो है इसको रेटिफाई कर दिया है, तो अब इंडिया क्या करेगा, हर 4 साल बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि भाई हमारे कंट्री में अब ये प्रोग्रेस है, ये देखो हमारे कंट्री में प्रोग्रेस है, हमने ट्रैफिकिंग रोका है, इतना रुका है, फोर्स्ड लेबर को रोका है और इतना रुका है, हम आगे और भी काम कर रहे हैं ऐसे। इसके अलावा जो आईएलओ का जो रिकमेंडेशन होता है,
वो नन बाइंडिंग होता है, ये आपको याद रखना है। रिकमेंडेशन नन बाइंडिंग होता है, ये बाइंडिंग नहीं होता है, ये बस एक गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग लाइट की तरह होता है, कंट्री को गाइडेंस करने के काम आता है। आईएलओ क्या करता है, मेंबर स्टेट को गाइडेंस करता है कि इस डायरेक्शन में आपको जाना है लेबर लॉस के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे यह बात आपको याद रखनी है। अभी कुछ खास पॉइंट जो है ये मुझे आईएलओ की वेबसाइट पे मिला। जो डिसेंट वर्क का कंसेप्ट है, डिसेंट वर्क का जो कंसेप्ट है इज ट्रांसलेटेड इनटू डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम। डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम को रूप में इसे ट्रांसलेट किया गया है। आईएलओ की जो ट्रिपार्टी कंस्टिट्यूएंट जो है उन्होंने इसे अडॉप्ट किया है, बनाया है। खास बात आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि ये जो डिसेंट वर्क कंट्री प्रोग्राम है ये इंडिया में 2007 से 12 तक, जब हमारा 11th 5 ईयर प्लान चल रहा था, तब इंडिया में ये काम कर रहा था। और इसके 3 फोकस पॉइंट थे, 3 प्रायोरिटी पॉइंट थे। पहला क्या था कि अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हेंस करना है, किसके लिए, वुमेन के लिए, मेन के लिए, यूथ के लिए, और जो वनरेबल ग्रुप है उसके लिए वर्क अपॉर्चुनिटी को इन्हेंस करना है, स्पेशली थ्रू स्किल डेवलपमेंट, स्पेशली थ्रू स्किल डेवलपमेंट। इसके अलावा प्रायोरिटी 2 क्या कह रहा था कि सोशल प्रोटेक्शन देनी है हमें, उसको एक्सटेंड करना है प्रोटेक्शन को, पर्टिकुलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ इन्फॉर्मलाइजेशन। तो सोशल प्रोटेक्शन की बात की गई है यहाँ पे। प्रायोरिटी नंबर 3 क्या कह रहा है, अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ वर्क प्रोग्रेसिवली एलिमिनेट करना है। जो भी अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ वर्क है जैसे फोर्स्ड लेबर, प्रोस्टिट्यूशन, स्लेवरी, इन चीज़ों को हमें एलिमिनेट करना है अपनी कंट्री में। तो ये इंडिया का ये 3 प्रायोरिटी था बिटवीन 2007 से 12 के पीरियड में, ठीक है। इसके अलावा ये सारे जो प्रायोरिटी सेक्टर है ये 3 एरिया में काम करते हैं, ये 3 प्रायोरिटी एरिया में काम करते हैं। कौन कौन से, सोशल डायलॉग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ पार्टनर्स, सेकंड इनफॉर्मल इकोनॉमी, और थर्ड जेंडर इक्वलिटी। ये मुझे काफ़ी, मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि 3 ऑप्शन है बन रहे हैं यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन एग्ज़ाम में, 4 ऑप्शन दे के आपसे एक कौन इनकरेक्ट है, कौन करेक्ट है करके पूछ सकता है। तो ये आपको याद कर लेना है। इसके अलावा अभी लेटेस्ट न्यूज़ में चल रहा है वो ये है कि कन्वेंशन नंबर 190 जो कि बात करता है वायलेंस एंड हरासमेंट कन्वेंशन, ठीक है, जो बात करता है कि जो वायलेंस होता है वुमेन के खिलाफ, जो हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पे, उसे कैसे इरेडिकेट करना है, कैसे इसे ख़त्म करना है, इस बारे में कन्वेंशन नंबर 190 बात करता है। ये आपको याद रख लेना है कि कन्वेंशन नंबर 190 किस बारे में बात करता है। इंडिया के केस में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंडिया ने अभी तक इसे रेटिफाई नहीं किया। अभी तक फ़िलहाल 6 कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, फिजी, नाम्बिया और सोमालिया और उरुग्वे। इन 6 कंट्रीज़ ने ही अभी तक इसे रेटिफाई किया है। आपको कंट्रीज़ के नाम याद नहीं रखने हैं, बल्कि ये याद रखना है कि कन्वेंशन नंबर 190 को इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। इसके अलावा खास पॉइंट बात यहाँ पे है, जो गे राइडर है, यहाँ पे जो गाय राइडर है, इनका नाम आपको याद रखना है। अभी के लिए ये आईएलओ के डायरेक्टर जनरल है और इन्होंने आर्ग्यू किया है, कंट्री को रिक्वेस्ट की है कि आप इस कन्वेंशन को रेटिफाई करो। ये नाम आपको इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके डायरेक्टर जनरल, प्रेसिडेंट के नाम भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आपको नाम याद रख लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन, काफ़ी छोटा रखने की कोशिश की है मैंने। इसमें हमने कन्वेंशन, रिकमेंडेशन और इंडिया का जो देखा, इंडिया का किस किस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट है या नहीं। टोटल बहुत सारे लगभग 47 कन्वेंशन है जिनमें इंडिया ने रेटिफाई किया है। तो सारे कन्वेंशन आपको याद नहीं रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है यहाँ पे। आगे का एक वीडियो इस पे और बन सकता है जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ आईएलओ को डिस्कस कर सकते हैं और कुछ एमसीक्यू जो कि ईपीएफओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं कोशिश करूँगा इसके बाद वो वीडियो लाने की। तब तक के लिए अगर आपको ये चीज़ें, ये कंसेप्ट, ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे री एकेडमी से। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।